इस हफ्ते राजनीति की दुनिया में बहुत कुछ घटा है इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप कुछ भी मिस ना करें और उन सारी खबरों को लेकर के एक बार फिर मैं हाजिर हूं इस हफ्ते पॉलिटिकल रीकैप ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ। भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड की, जिन्हें रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ और इनकी अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह डिसीजन सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और यह कहा कि यह योजना आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। वैसे आपको बता दूं कि इस साल 2018 में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाने वाले नकद चंदे की जगह लाया गया था। साल 2017 में बजट सेशन में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर रहे अरुण जेटली ने यह योजना पेश की थी और 9 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे लागू किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आप देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। इसके लिए आपको बॉन्ड खरीदना होता है। ये बॉन्ड आप केवल सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद सकते हैं। किसी और बैंक के पास आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलने वाले। इलेक्टोरल बॉन्ड से यह भी फैसिलिटी मिलती है कि किसने किस पार्टी को और कितना चंदा दिया, यह सब कॉन्फिडेंशियल होता है, गुप्त होता है, किसी को नहीं पता होता एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले। पार्टी को भी नहीं पता चलता कि उसे किसने चंदा दिया है। हाँ, लेकिन एसबीआई को इसकी जानकारी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। याचिकाकर्ताओं का अब यह कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कितना चंदा दे रहा है ये आम लोगों को मालूम होना चाहिए फॉर ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने ये भी कहा कि गुप्त रूप से सरकार की पार्टी को चंदा देकर लोग या कंपनी सरकार से इनडायरेक्ट फायदा ले सकती है और ये करप्शन को बढ़ा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनी घाटे में है वो भी चंदा दे सकती है। ऐसा क्यों है? कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी मालूम होना चाहिए कि उनकी कंपनी किस पार्टी को चंदा दे रही है। कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि 6 मार्च तक बैंक के पास इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो भी जानकारी है वो सारी चुनाव आयोग को दे दी जाए। इसके बाद चुनाव आयोग उसे पब्लिक करे। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली पॉलिटिकल खबर किस बारे में है, और ये है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं जो इस हफ्ते छाई रही। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को, फ्राइडे को करीब 12:30 बजे दोपहर के कांग्रेस के फ्रीज खातों पर लगी रोक हटा दी। वैसे कांग्रेस ने कुछ ही समय पहले ही बताया था कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने यह तक कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। माकन ने कहा, हमें गुरुवार को यह जानकारी मिली कि बैंकों ने पार्टी के द्वारा जारी किए गए चेक रोक दिए हैं। वो हमारे चेक क्लियर नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी के खाते भी फ्रीज कर दिए हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि उनके पास बिजली का बिल भरने के लिए, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। अकाउंट फ्रीज होने की वजह से न केवल भारत जोड़ो यात्रा बल्कि पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियां वो भी इफेक्टेड होंगी और ये लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। आगे बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर जो इस हफ्ते छाई रही। वो है नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट। बिहार विधानसभा में सोमवार इस हफ्ते नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया था। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग कराई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट्स पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा क्योंकि वो वॉकआउट कर गया। इसी के साथ जेडीयू बीजेपी की सरकार के बने रहने का रास्ता क्लियर हो गया। फ्लोर टेस्ट पर चर्चा के दौरान बिहार के जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं राजद नेता तेजस्वी यादव, इन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इन्होंने इतिहास रच दिया। 9 बार तो शपथ ली ही, लेकिन एक ही टर्म में उन्होंने 3 बार शपथ ली है। हमने ऐसा अद्भुत नजारा पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को उन्होंने हमेशा दशरथ माना था, पता नहीं कि किन कारणों से उन्हें महागठबंधन छोड़ना पड़ा। आगे बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर जो जुड़ी है सोनिया गांधी से। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जयपुर पहुंची और उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी जयपुर पहुंचे। सोनिया गांधी ने यूपी में स्थित अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के नाम एक पत्र भी जारी किया, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि वो राज्यसभा के लिए नामांकन कर रही हैं, तभी से ये सवाल खड़ा हो गया कि रायबरेली का क्या होगा, वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। इस पत्र में उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि उनकी विरासत आखिर कौन संभालेगा। पत्र के आखिरी में सोनिया ने लिखा,
अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। सोनिया की चिट्ठी के बाद यह माना जा रहा है कि रायबरेली से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य इस लोकसभा सीट से उम्मीदवार होगा। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पॉलिटिकल अपडेट में भाई अरविंद केजरीवाल का नाम ना आए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पिछली बार भी मैंने आपसे यही कहा था, इस बार भी यही कहूंगी। ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया क्योंकि आप प्रमुख ने ईडी के 5 नोटिस को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के भेजे गए 5 समन का आप नेता ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ईडी ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, पर वो हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में इस हफ्ते दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि ईडी ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6th समन, छठा समन जारी कर 19 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अभी तक 5 बार समन जारी किया जा चुका था, पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका था, पर वो शामिल नहीं हुए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस छोड़ रहे लीडर्स की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधायक पद भी छोड़ दिया। अशोक चव्हाण ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस्तीफा सौंपा। इससे पहले मिलिंद देवड़ा ने 14 जनवरी तो बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी को कांग्रेस छोड़ दी थी। अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के एक अन्य कांग्रेस नेता अमरनाथ राजूरकर ने भी इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भाजपा में शामिल हो गए हैं और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुल भी मौजूद रहे। अब इसी के साथ इस पॉलिटिकल रिकैप की आखिरी पॉलिटिकल अपडेट पर भी बातचीत कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर से चर्चा में बना है। ये वही इलाका है जहां ईडी टीम पर हमला हुआ था। उस वक्त ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर फिलहाल सियासत जारी है। भाजपा और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बंगाल के इस इलाके में एक और जहां महिलाएं टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के कथित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं, दूसरी ओर राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से गृह मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट ने इसे और सुर्खियों में ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिपोर्ट में संदेश खाली पुलिस पर उपद्रवी तत्वों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया गया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख तब सुर्खियों में आए थे जब बीती 5 जनवरी को राशन घोटाले में उनकी भूमिका की जांच कर रही ईडी टीम पर हमला हुआ था। उस वक्त ईडी की टीम शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी। ईडी की टीम पर यह हमला संदेश खाली में ही हुआ था। शाहजहां शेख तब से ही फरार हैं। वहीं इस घटना के बाद संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर कई आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप आने वाले कुछ दिनों में हमारा एक एक्सप्लेनर देखें एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, ताकि आपको डिटेल में समझ में आएगा आखिर ये मुद्दा क्या है, आखिर क्यों संदेश खाली में सियासत गर्म है। फिलहाल आज के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। यही थी वो खबरें जो इस हफ्ते छाई रही पॉलिटिक्स की दुनिया में, स्पेशली इन इंडियन पॉलिटिक्स। बाकी मुलाकात अगले हफ्ते फिर करेंगे विद द लेटेस्ट न्यूज ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।